हेलो। गुड आफ्टरनून क्लास। बैठ जाएंगे बेटे। तो ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हो क्या? है? अच्छा, बाहर हैं क्या? अच्छा, वॉशरूम में इतने सारे लोग एक साथ वॉशरूम क्या कर रहे हैं? चलिए, कोई बात नहीं, मजे लें, जीवन है। स्टार्ट करूं मैं? कितने लोग बाहर हैं नियर अबाउट? है? तुम्हें कैसे पता लगा ऑनलाइन वाले नहीं आए? अच्छा, ऐसा है क्या? तो तुम्हारी क्लास तो कभी 5 मिनट पहले स्टार्ट ही नहीं कर सकता मैं? अरे, ये तो दिक्कत हो गई। मैं बोलने वाला था मेरी फर्स्ट क्लास जब भी होगी हमेशा 5 मिनट पहले स्टार्ट होगी। अच्छा, वो भी नहीं, तो उसमें तो 10 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं ना लास्ट क्लास में, उसमें तो हो सकते हैं। क्यों नहीं है? तो आगे आने वाले दिनों में नहीं आ सकता मैं? लास्ट जैसे इनऑर्गेनिक हमेशा थर्ड फोर्थ आती है, इसके असर की थर्ड फोर्थ तो ऐसे पैटर्न चेंज हो गया। इनऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है। इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं यहाँ। तुम क्या कर रहे हो बेटे? क्यों गुमसुम क्यों हो तुम? अरे यार, मैं तो 5 मिनट पहले आया था कि क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए, इंट्रोडक्शन भी नहीं दे सकते हैं ना, वो बच्चे नहीं आएंगे। तो वैसे आते हैं क्या इसमें ऑनलाइन पे? चलो, नोट तो कर सकते हैं ना? नोट कर लेते हैं तब तक कुछ। हाँ, सब बच्चों को नोट करना है, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो नोट नहीं करे। तब तक कुछ लिख लेते हैं, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास। अरे, तुम नोट करो ना बेटे, थोड़ा जल्दी नोट करना है आपको। नोट करने का समय उतना ही है आपके पास जितना मेरे पास है। जब तक मेरे मार्कर चलेंगे तब तक तुम्हारी पेन चलेंगे, है कि नहीं भाई? सही बात, सीरियस बोल रहा हूँ मैं। हंसी में बोल रहा हूँ लेकिन सीरियस बात है ये। ऑनलाइन वाले बच्चों, आवाज आ रही है तुमको? चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है। नोट करेंगे इसे।
चलिए स्टार्ट करें। सब बच्चों को नोट करना है, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो नोट नहीं कर रहा हो। और ध्यान रखना है, नोट करने का समय आपको बहुत कम दिया जाएगा, उतना ही मिलेगा जितना मेरे पास है। मतलब जब तक मेरे मार्कर चलेंगे तब तक तुम्हारा पेन चलेंगे। और जैसे ही मैंने स्टॉप राइटिंग बोला, आपको तुरंत प्रभाव से लिखना बंद करना है, लिखना त्यागना है, अन्यथा आपको क्लास त्यागनी पड़ सकती है। तो बहुत ही ध्यान से आपको एक एक शब्द मेरा सुनना है। जो नहीं समझ आ रहा उसकी जगह लिखो बूझो तो जानो। बूझो तो जानो, जब मैं पढ़ाऊंगा समझ आ जाएगा आपको, और फिर घर जाके उसे मॉड्यूल से देख के विद स्पेलिंग लिख लेना। इतनी काली कॉपी, थोड़ी फेयर एंड लवली लगा इसको। इतनी काली कॉपी है, डॉक्टर रफ कॉपी भी ऐसी का इतनी काली नहीं यूज कर सकता। नालायक बच्चे, थोड़ी गोरी कॉपी नहीं है तुम्हारे पास? बच्चे हैं भाई आप। ये देखो, ऐसा नहीं करेंगे कल से, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां तक नोट हो गया है? इसके लिए समय दे दिया जाएगा। स्टॉप राइटिंग, तुरंत प्रभाव से लिखना बंद कर देंगे। एक एक बात बहुत ध्यान से सुननी है आपको, जब मैं बोलूं आप लोग चुप रहेंगे। गेटिंग और नॉट? स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दें, सामने देखेंगे। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मैं डॉक्टर मुकेश दादू, एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। और इससे बड़ी बात यह है कि आपकी तरह मैं भी एलन का ही बाय प्रोडक्ट हूँ। मैंने यहीं से नर्चर, यहीं से एंथ्यूज किया और ऑलमोस्ट सभी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी रैंक से सेलेक्ट हुआ, डॉक्टर बना एमबीबीएस की। लेकिन पढ़ाने का सपना था तो आज तुम्हारे सामने। बीइंग अ डॉक्टर में तुम्हें क्या पढ़ाने वाला हूँ? ह्यूमन बायोलॉजी। वेरी गुड, वेरी गुड। बायोलॉजी थोड़ा है ना, थोड़ा सार में आओ। बायोलॉजी में भी क्या? ह्यूमन फिजियोलॉजी। गेटिंग और नॉट? क्योंकि मुझे पता है लॉकडाउन की मार तुम बच्चों पे कुछ ज्यादा ही गहरी पड़ी है। कंसेप्ट वाइज आप बहुत वीक हैं, मुझे ये बात पता है। गेटिंग और नॉट? हालांकि ये टॉपिक 11th का है, लेकिन फिर भी जो बच्चा एग्जैक्टली मुझे फॉलो करेगा, रोज का काम रोज करेगा, जो मेरे नियम है उनको फॉलो करेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस टॉपिक के तो कंसेप्ट क्लियर करूंगा ही करूंगा। बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, शब्दों को पढ़ना सिखाऊंगा। बायोलॉजी में अगर हम शब्दों को पढ़ना सीख जाएं तो मेंटल प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि रटना कम हो जाएगा, समझना ज्यादा हो जाएगा, और बिना रिवीजन के भी तुम क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि तुमने समझी हुई चीज समझ ली है चीज। और समझ मतलब हिंट, और हिंट मतलब 4 ऑप्शन में से तुम्हें आंसर मिल ही जाए। तो जो बच्चा एग्जैक्टली मुझे फॉलो करेगा, बिल्कुल भी अपनी मनमत नहीं ऐड करेगा, ओवर स्मार्टनेस शो नहीं करेगा, रोज का काम रोज करेगा, उस बैच से मैं प्रॉमिस करता हूं कि मेरे टॉपिक के तो कंसेप्ट क्लियर करूंगा ही करूंगा। आजू बाजू के जो टॉपिक हैं, जो मेरे टॉपिक से लिंक करते हैं, डिजीज हो गया तुम्हारा, डिजीज के कंसेप्ट, एनिमल टिश्यू के कंसेप्ट, डाइवर्सिटी से मेरे टॉपिक से लिंक होकर आने वाले क्वेश्चन, वो सारे क्लियर करूंगा। गेटिंग और नॉट? तुम में कोई क्या, तुम में से कोई बच्चा मेरे से पढ़ा है क्या? तुम पढ़े हो ना, नर्चर में पढ़े हो। तुम्हारे भाई बंधु जो भी पढ़े हो, है ना, तो उनसे पूछ लेना कि मुझे पता है एंथ्यूज अचीवर में क्या बोलना है, कितना बोलना है। मेरा एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए मैं हर बैच को बोलता हूँ जिसमें मैं पढ़ाने जाता हूँ कि आपका टारगेट होना चाहिए कि सर का एक भी शब्द मिस नहीं हो। अरे ये सोच लो, बहुत मजाक मस्ती से क्लास चलाऊंगा, बहुत हल्के में, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं स्टॉप राइटिंग के बाद, उसके बाद मुझे मजाक मस्ती नहीं चाहिए, फिर आपको बिल्कुल सामने देखना। अरे ये सोच लो, समझ आई ये बात आपको? तो पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? अपने को फॉलो मॉड्यूल करना है एग्जैक्टली। जो मैं पढ़ाऊंगा आपको घर जाके अगली क्लास से पहले वो मॉड्यूल उतना पढ़ के आना है, और मेरे नोट्स फोटोज की फॉर्म में रहेंगे। गेटिंग ऑन नोट? एक पेज पे आपको ज्यादा से ज्यादा 2 फोटो बनानी है, क्योंकि घर जाके जब आप मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसका कंटेंट भी इन फोटोज में ऐड कर सके। अरे यस और नो? एक क्लास में मैं ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 स्लाइड पढ़ाऊंगा, ये 1 स्लाइड, ज्यादा से ज्यादा 2 स्लाइड। गेटिंग ऑन नोट? तो बहुत कम कम पढ़ाऊंगा। तो कई बच्चे इस चीज की गफलत में रह जाते हैं कि थोड़ा सा पढ़ाया है इसने, 2 क्लास का एक साथ पढ़ लेंगे। ऐसा होना नहीं चाहिए। धीरे धीरे मेरे लेक्चर कॉम्प्लेक्स होंगे। समझ आई? और दुख भरी बात आपको पता लगी गई कि जितना नोट करने का समय मेरे पास होगा उतना ही तुम्हारे पास है। मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, पहले 1 स्लाइड बनाऊंगा, 1 फोटो बनाऊंगा, फिर उसे समझाऊंगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह से पढ़ेंगे। गेटिंग और नॉट? चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो शब्दों से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला शब्द यहीं से उठाते हैं, फिजियोलॉजी। 2 अल्फाज हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। 2 अल्फाज हैं, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्या? फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है? नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। नॉर्मल शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और पैथोलॉजी का मतलब क्या होगा? एग्जैक्ट ऑपोजिट, एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। अरे पैथोलॉजी को तो डिजीज कहते हैं, एबनॉर्मल फंक्शनिंग कहते हैं। तो 11th में आपको फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है और 12th में आपको पैथोलॉजी, डिजीज पढ़ाया जाता है। अरे सर नो? तो हमें अभी फिजियोलॉजी स्टार्ट करनी है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी हमें पढ़ना है। लेकिन एक बात नहीं समझ आई मुझे कि छोटी क्लास में भी हम जब फिजियोलॉजी पढ़ते थे 6th 7th 8th क्लास में, जैसे ही फिजियोलॉजी नाम आता था तो बायोलॉजी की मैडम क्या कहती थी, बेटी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, फलाना ढिमकाना, सिस्टम सिस्टम सिस्टम। क्यों भाई? फिजियोलॉजी नाम आते ही सिस्टम्स क्यों आ जाते हैं? इन सिस्टम्स का फिजियोलॉजी से क्या लेना देना है? मेरा प्रश्न समझे? अरे यस और नो? तो बताओ क्या लेना देना है? अच्छा पहले ये बताओ, व्हाट इज सिस्टम? व्हाट इज सिस्टम? तुमने वही एनिमल टिश्यू वाली डेफिनेशन बता दी। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके कोई एक कर्म कांड करे उसे कहते हैं सिस्टम। मैंने ये पूछा ही नहीं, मैंने बायोलॉजी वाइज डेफिनेशन पूछी ही नहीं सिस्टम की, मैंने अंग्रेजी की डेफिनेशन पूछी। अंग्रेजी का भी तो शब्द है ना सिस्टम, अंग्रेजी का भी तो शब्द है ना सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम मतलब अरेंजमेंट। सिस्टम मतलब, जैसे एलन भी क्या है एक, वो ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इन बेसिक चीजों से ही आते हैं। जैसे एलन भी क्या है, एक सिस्टम है। एलन भी एक क्या है, अरेंजमेंट है। कोई भी सिस्टम बनाया क्यों जाता है? क्यों बनाया जाता है? किसी ना किसी को सर्व करने के लिए, अपने उपभोक्ता को अपनी सेवाएं देने के लिए, किसी की खातिरी करने के लिए। अरे यस और नो? तो ये भी जो सिस्टम है बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी क्यों बनाए गए हैं? किसी चीज की उपभोक्ता की खातिरी करने के लिए, सर्व करने के लिए। अच्छा बताओ, एलन सिस्टम किसको सर्व कर रहा है? स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स को सर्व कर। अरे यस और नो? लेकिन सर्व करने का भी एक नियम है, एक गुण है। जिसको हम सर्व करना चाहते हैं पहले हम उससे पूछते हैं कि भाई तेरी नीड्स क्या है, तुझे चाहिए क्या? जो तुझे चाहिए होगा वही तो लाके दूंगा तुझे। अरे है कि नहीं? जैसे एलन सिस्टम ने तुमसे पूछा मेडिकल के नॉन मेडिकल, ऐसे थोड़ा बोला मेडिकल में बहुत होगी चलो नॉन मेडिकल, ऐसे बोला क्या? जैसे घर में मेहमान आया, तुम उससे पूछते हो गर्म की ठंडा, ऐसे बोलते हो ठंडा 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 बहुत हो गया चल गर्म। जो उसकी नीड है हम उसके अकॉर्डिंग उसे सर्व करते हैं। तो जिसको हम सर्व कर रहे हैं उसकी नीड पूछना बहुत जरूरी है। इसी तरह बॉडी में ये जो सिस्टम है ये किसको सर्व कर रहे हैं? बॉडी का मेन उपभोक्ता बताइए कौन है? बॉडी की बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बताइए कौन है? कौन है? सेल। तो बॉडी का उपभोक्ता कौन है? सेल है। ये सिस्टम सेल को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन पहले पूछेंगे ना सेल से कि भाई तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें जिंदा रहने के लिए, हेल्दी लिविंग के लिए, ऑप्टिमम लिविंग के लिए चाहिए क्या? तो बताओ
सेल की नंबर 1 नीड बताओ, सेल को जिंदा रहने के लिए नंबर 1 नीड क्या चाहिए? हाँ, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फूड चाहिए सेल को। हवा नहीं बेटे, ऑक्सीजन नहीं। इस कमरे में तुम्हें महीने के लिए बंद कर दूं, ऑक्सीजन है भरपूर, खाते रहना, जिंदा रह लोगे। ऑक्सीजन तो इस खाने को पचाने के लिए चाहिए, लेकिन मेन क्या है? फूड। क्या है? फूड, न्यूट्रिएंट्स है। अब न्यूट्रिएंट्स भी भांति भांति के, अलग अलग तरह के हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, और सेल इनको अलग अलग तरीके से यूज करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा उत्पादन के लिए, एनर्जी के लिए यूज करता है कि नहीं? और प्रोटीन और फैट को ग्रोथ के लिए यूज करता है, अपनी रिपेयर के लिए यूज करता है। क्यों? क्यों? क्योंकि आप देखो, सेल बना ही किससे है? सेल के कंपोनेंट बने ही किससे? प्रोटीन और फैट से। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखो, गुलाब जामुन मॉडल देखो, प्रोटीन फैट है ना। तो कल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कट फट गई, रिपेयर इसी से करोगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ग्रोथ करानी है, बढ़ाना है उसको, तो प्रोटीन और फैट है कि नहीं? तो नंबर 1 नीड क्या है? न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग चीज करने के लिए चाहिए, लेकिन मेन न्यूट्रिएंट कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। क्योंकि जब तक सेल को ग्लूकोज मिलता रहेगा, ये ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़कर एनर्जी बनाता रहेगा, और उस एनर्जी से ही अपनी डेली एक्टिविटी करता रहेगा। ऊर्जा ही तो सब कुछ है। ऊर्जा बनाने के लिए तो इतनी रामायण गा रहा है ये से एनर्जी चाहिए इसे जिंदा रहने के लिए। अरे सर नो, माना जब ये मेटाबॉलिज्म चलेगा तो ऊर्जा के साथ साथ कुछ वेस्ट भी बनेगा। इस मेटाबॉलिज्म के दौरान कुछ वेस्ट भी बनेगा, उसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या कहेंगे? वो भी बनेगा, नो डाउट, लेकिन हमें मेन क्या चाहिए? एनर्जी। अरे यस और नो? सर एक बात बताओ, ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट सकता है क्या? इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या? क्या ऑक्सीजन के एब्सेंस में नहीं टूट सकता ग्लूकोज? बिल्कुल टूट सकता है। इसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 नुकसान हैं। एक नुकसान तो ये है, ऊर्जा कम बनेगी, और दूसरा मेटाबॉलिक वेस्ट ज्यादा बने। ईश्वर हमें बाय डिफॉल्ट जो चीज देके भेजते हैं वो अच्छे से अच्छी होगी। कोई मोबाइल खरीदते हैं, बाय डिफॉल्ट उसमें सेटिंग होती है ना, कंपनी अच्छे से अच्छी सेट करके भेजती है। तो ईश्वर जब हमें भेजते हैं तो अच्छे से अच्छी सेटिंग करके भेजते हैं। मतलब ईश्वर हमारे सेल को निर्देश देके भेजते हैं कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ने की कोशिश करेगा, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन करने की कोशिश करेगा, ताकि एनर्जी ज्यादा बने और मेटाबॉलिक वेस्ट कम। बाय डिफॉल्ट हमारी ये सेटिंग है। लेकिन फिर भी कभी गफलत हो जाए, कभी मान लो नहीं ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है। अरे यस और नो? तो नंबर 1 नीड क्या हो गई सेल की? न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज। 2 नीड क्या हो गई? इसे क्या चाहिए ग्लूकोज को तोड़ने के लिए? ऑक्सीजन चाहिए। नंबर 3 नीड मेटाबॉलिक वेस्ट चाहिए, कचरा चाहिए। इसे कचरा चाहिए नहीं, निकालना है। जब ये मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, ये मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर फेंकता रहेगा, और मेटाबॉलिक वेस्ट सेल के बाहर जमा होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। मेटाबॉलिक वेस्ट के ढेर लग जाएंगे, और एक दिन आएगा इस वेस्ट की वजह से ये सेल जी नहीं पाए, हेल्दी लिविंग नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो सेल की नंबर 1 नीड क्या है? कि कोई इसको न्यूट्रिएंट्स दे जाए। नंबर 2 नीड है कोई इसको ऑक्सीजन दे जाए। नंबर 3 नीड है कोई इससे ये कचरा दूर ले। अरे सर नो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, ये फूड और ऑक्सीजन, ये सब चीजें है कहाँ? है कहाँ? हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं? एनवायरमेंट। ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? कचरा CO2 फेंकते कहाँ है? तो एनवायरमेंट देखते हैं क्या है, ध्यान से सुनना। एनवायरमेंट क्या है? मेरी बॉडी के बाहर जो भी चीज है वो मेरी एनवायरमेंट है। टेबल, तुम लोग, सनलाइट, एयर, जो भी है वो मेरी क्या है? एनवायरमेंट। याद करो छोटी क्लास में, छोटी क्लास की मैडम कहती थी कि कोई भी प्राणी जिंदा तब तक ही है जब तक वो अपनी एनवायरमेंट से लेन देन कर रहा है। क्या कर रहा है? लेन देन, लेन देन। गेटिंग ऑन ना? तो हम जिंदा ही क्यों? क्योंकि हम अपने एनवायरमेंट से क्या कर रहे हैं? लेन देन। अरे सर नो? यहां तक समझ आया? लेकिन सर ये तो बात हमें डिस्कस करनी ही नहीं थी। क्वेश्चन तो ये था हमारा कि फिजियोलॉजी में हम सिस्टम्स क्यों पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन तो ये था, आपने अलग ही रामायण गा दी। अब ये बताइए ना, फिजियोलॉजी में हम सिस्टम्स क्यों पढ़ते हैं? किस किस बच्चे को समझ आ गया हम सिस्टम्स क्यों पढ़ते हैं? बेटे एनवायरमेंट में ये चीजें हैं, इनको जुटा कौन रहा है एनवायरमेंट से? सिस्टम। आप देखिए, न्यूट्रिएंट्स को जुटा करके सेल को किसने दिया? डाइजेस्टिव सिस्टम ने। ऑक्सीजन को एनवायरमेंट से जुटा करके सेल को किसने दिया? रेस्पिरेटरी सिस्टम ने। वेस्ट को सेल से जुटा करके एनवायरमेंट में डंप किसने किया? सिस्टम ने, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या मैं कह दूं, सिस्टम एक्ट एज अ दलाल।
बिटवीन एनवायरमेंट एंड बॉडी। अगर सिस्टम ना होते तो हम एनवायरमेंट से ये चीजों को लेन देन नहीं कर पाते। अरे यस और नो? जब तक सिस्टम है ये सारी चीजें इस सेल को मिलती रहेंगी, ये रिएक्शन चलता रहेगा, ये मेटाबॉलिज्म चलता रहेगा और ये ऊर्जा बनती रहेगी, और जब तक ऊर्जा मिलती रहेगी सेल को, ये सेल नॉर्मल फिजियोलॉजी कर पाएगा। अब तुम समझा कि नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए सिस्टम कितने जरूरी है। क्योंकि नॉर्मल फिजियोलॉजी करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो लाके कौन दे रहा है? सिस्टम। इसलिए हम फिजियोलॉजी में, नॉर्मल फिजियोलॉजी में नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम्स पढ़ते हैं, क्योंकि सिस्टम अगर नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो बाकी सारी चीजें अच्छी चल रही है। अरे यस और नो? लेकिन एक गड़बड़ है, गड़बड़ है। इस गड़बड़ को समझेंगे। देखो हुआ क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम ने खाना जुटा लिया। खाना कहाँ आ गया? इंटेस्टाइन में, आंत में आ गया खाना। अब मेरे पैर के अंगूठे के सेल को खाना चाहिए, तो इंटेस्टाइन क्या बोलेगी? आजा, अकेले जा। रेस्पिरेटरी सिस्टम ने ऑक्सीजन जुटा ली, ऑक्सीजन कहाँ गई? एल्वेलाई में। पैर के अंगूठे के सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो एल्वेलाई क्या बोलेगी? आजा, अकेले जा। हाँ सर, होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि प्यासा कुएं के पास आता है, कहावत है ना। तो प्यासा आएगा, कुआं कहाँ? इंटेस्टाइन में। कुआं कहाँ? एल्वेलाई में, वहां आएगा। अरे है कि नहीं? अरे यस और नो? नो बेटा, नो। फिजियोलॉजी में कभी भी कॉमन सेंस मत लगाना, सी फॉर कॉमन सेंस नहीं, सी फॉर कंसेप्ट लगा। मैं हर स्टेप पे तुम्हें ये बात बताऊंगा। फिजियोलॉजी में सारी कहावतें झूठी हो जाती हैं। कोई प्यासा यहाँ कुएं के पास आने वाला, कुएं को जाना पड़ेगा प्यासे के पास, भूखे के पास। अरे ये सुन लो, सिर्फ वो कैसे? मतलब हमें इन चीजों को ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा वहां तक। हमें कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो चीजों को यहां से उठा के सेल को दे और सेल से वेस्ट उठा के सिस्टम को दे। तो मतलब हमें किसी चीज को इन दोनों टारगेट्स के बीच में घुमाना पड़ेगा। वो घूम घूम के वो चीज क्या करेगी? चीजों का ट्रांसपोर्ट करेगी। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया? घुमक्कड़ सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। आप देख नहीं सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम ने डायरेक्टली ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स उठा के सेल को नहीं दिए, किसको दिए? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन घूम रहा है? फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड? ब्लड और लिम्फ, है कि नहीं? इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम ने ऑक्सीजन उठा के किसको दी? सेल को नहीं दी, सर्कुलेटरी सिस्टम को। और इसने वेस्ट उठा के डायरेक्टली एक्सक्रीटरी सिस्टम को नहीं दिया, किसको दिया? सर्कुलेटरी सिस्टम को। और इसने फिर इसको प्रोवाइड किया। गेटिंग और नॉट? मतलब बॉडी के सारे सेल्स सिस्टम्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो हमें इन दोनों के बीच में भी एक और सिस्टम चाहिए जो ट्रांसपोर्ट का कार्य करेगा, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फिजियोलॉजी में हम इसलिए सिस्टम्स पढ़ते हैं। सीक्वेंस क्या रहेगा हमारा पढ़ने का? पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम। समझ आया? तो पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने काम क्या बताया अभी अभी? खाने को जुटा करके सेल को प्रोवाइड करना। अरे यस और नो? तुमने लंच करके आए होंगे, आप एनवायरनमेंट से मिला आपको लंच, फूड है कि नहीं? क्या क्या खाया आपने? रोटी, सब्जी, है कि नहीं? दाल, चावल, चटनी। किसी ने पाव भाजी खाई होगी, किसी ने न्यूडल्स, पिज्जा। अरे यस और नो? चलिए, ये सारी चीजें जो आप खा के आए हैं सेल को खिलाते हैं। सेल लो रोटी खा लो दाल पी लो, दूध 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 दूध। समझे आपने क्या समझाना चाहता हूं? एनवायरमेंट में जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और मेरा सेल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे सेल को आदत पड़ी हुई है खाने को सिंपल फॉर्म में लेने की, सिंपलेस्ट फॉर्म में। शब्दों को ध्यान दें, सिंपल नहीं, सिंपलेस्ट। मतलब मेरे सेल को रोटी नहीं चाहिए। रोटी मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो सर पॉलीसेकेराइड चाहिए होगा, डाइसेकेराइड चाहिए होगा, मोनोसेकेराइड। मेरे सेल को सोयाबीन की बड़ी नहीं चाहिए, बड़ा प्रोटीन। अच्छा सर पॉलीपेप्टाइड, लार्ज पेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, अमाइनो एसिड। बटर फैट चाहिए सेल को, पॉलीएस्टर चाहिए होंगे, फैटी एसिड। समझ रहे हैं आप? सिंपल भी नहीं चलेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सर इसका मतलब हमारे खाने को कॉम्प्लेक्स से सिंपलेस्ट में चेंज करना पड़े। अरे इस कन्वर्जन को ही तो कहते हैं डाइजेशन सिस्टम, नहीं डाइजेशन। डाइजेशन, बुद्धि खोल के बैठो बेटे, बाकी सब बंद कर लो, बुद्धि खोल के बैठो। इवनिंग टाइम है, मुझे पता है बुद्धि कहाँ जाती है तुम्हारी, थोड़ा बुद्धि खोल के बैठो। नहीं समझ आ रहा? मैं क्या समझा? तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड एज डाइजेशन। इसका मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का एक नहीं दो काम है। एक तो खाने को जुटाना, और दूसरा उस खाने को सिंपलेस्ट में तोड़कर भी देना। अरे यस और नो? तो समझ आया?
सर आपने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन नाम की क्रिया हो रही है, ये हो रही है डाइजेशन नाम की क्रिया। लेकिन सर ये डाइजेस्टिव सिस्टम नाम की जो जगह है इसका तो वर्णन करो, ये दिखती कैसी है? क्या ये जगह समतल है? नहीं है, मॉड्यूल देना। ये जगह कैसी है? ये जगह ट्यूब जैसी। कैसी है? ट्यूब जैसी है, कैनाल जैसी है। सर कैनाल जैसा है डाइजेस्टिव सिस्टम? हाँ। तो सर कैनाल को तो दो छेद होते हैं, बिल्कुल इसको भी दो छेद है, ऊपर का छेद नीचे का छेद, माउथ ऊपर का छेद नीचे का छेद, एनस। इस ट्यूब के इस कैनाल के बहुत सारे नाम है। एलिमेंट्री कैनाल, गट, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या फिर बोल दो सिंपली डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? ट्यूब जैसा है, कैनाल जैसा, ऊपर का छेद माउथ, नीचे का छेद एनस, है कि नहीं? अब इसे खाना जुटाना है। खाना कैसे जुटाएगा? ये खाने को मुंह के रास्ते अंदर लेगा, मुंह के रास्ते खाने को अंदर लेना, अंदर, इन टू, इंजेशन। पहला स्टेप क्या डाइजेशन का? इंजेशन। समझ आया? फिर खाने को इसने तोड़ दिया तो सेकंड स्टेप क्या है? डाइजेशन। फिर ये खाना यहाँ पड़ा है टूटा हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब सेल को चाहिए तो खाने को सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड में डालना पड़ेगा, तो एलिमेंट्री कैनाल की दीवार को क्रॉस करना पड़ेगा, इस क्रॉसिंग को कहते हैं एब्सॉर्प्शन। तो थर्ड स्टेप क्या है? उसके बाद खाना ब्लड ने ट्रांसपोर्ट कर दिया और सेल के पास खाना चला गया, सेल इस खाने को क्या कर लेगा? यूज कर लेगा। क्या कर लेगा? यूज कर लेगा। अरे यूज कर लिया ना इस खाने को, इस स्टेप को क्या बोलेंगे? यूटिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? बहुत ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है, बायोलॉजी में बहुत जगह मूल बात कॉमन होती है, नाम बदली होती है। वही सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहीं तो कहला रहा है न्यूमोसाइट 1, कहीं पोडोसाइट, कहीं पेरिटोनियम, कहीं मीजोथीलियम, कहीं प्लूरा, कहीं एंडोथीलियम। देख रहे हैं? उसी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के नाम बदली हो रहे हैं। उसी तरह ये जो स्टेप है इसके नाम बदली होते हैं। ये जो स्टेप है ना, ग्लूकोज को यूज कर लिया, ऑक्सीजन को यूज कर, इस यूटिलाइजेशन नाम के स्टेप के नाम चेंज होते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसका नाम पड़ जाता है असिमिलेशन। क्या? और अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसी स्टेप का नाम पड़ जाता है, बताओ क्या? सेलुलर रेस्पिरेशन। अरे सुनो, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम इसके रिस्पेक्ट में बात, नाम बदली होते हैं, स्टेप वही है। तो आज हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो खाने को यूज करना क्या कहलाएगा? असिमिलेशन। गेटिंग ऑन? तो पहला स्टेप डाइजेशन का इंजेशन, दूसरा डाइजेशन इटसेल्फ, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा असिमिलेशन। एक बात बताऊं मुझे, एक बात बताएंगे कि जब यहां खाना डाइजेस्ट हुआ, क्या सारा खाना डाइजेस्ट हो गया? क्या कुछ अनडाइजेस्टेड नहीं बचा होगा? बिल्कुल बचा होगा। अरे है कि नहीं? अच्छा, जब खाना एब्जॉर्ब होगा क्या सारा खाना एब्जॉर्ब हो गया? क्या कुछ अनएब्जॉर्ब नहीं बचा होगा? बिल्कुल बचा होगा, अनएब्जॉर्ब बचा होगा। अब ये अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस जो यहां बच गया है इसे कहते हैं स्टूल, इसे कहते हैं फीसिस। अरे यस और नो? क्या ये संभाल के रखने वाली चीज है? इसे एनस के रास्ते त्याग दिया जाएगा, एग्जिट करवा दिया जाएगा। इजेशन, इंजेशन, इजेशन। या फिर कह दो फीसिस को हटा दिया, फीसिस को हटा दिया। हटाने के लिए शब्द क्या यूज होता है? डी। जंगल हटा दिया, डिफोरेस्टेशन। कैल्शियम हटा दिया, डीकैल्सिफिकेशन। अमाइनो ग्रुप हटा दिया, डीअमाइनेशन। फीसिस हटा दी, डिफिकेशन। गेटिंग और नॉट? इसका मतलब डाइजेशन के 5 स्टेप है। कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड डिफिकेशन। गेटिंग और नॉट? तो इस टॉपिक का ओरिएंटेशन लेंगे हम। इस चैप्टर को कैसे पढ़ेंगे बहुत ध्यान से सुनना। ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि चैप्टर हमारे दिमाग में फाइल्स की फॉर्म में स्टोर होता है। हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होते कि चल क्या रहा है। चौथी क्लास में भी हमें पता होगा चल क्या रहा है, और 2 साल बाद भी 1 साल बाद भी हमें पता होगा कि चल क्या। जब भी आप रिवीजन करेंगे आपको पता रहेगा कि आपने क्या पढ़ा। गेटिंग और नॉट? तो ओरिएंटेशन बहुत ध्यान से लेना कि इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे कैसे। इस टॉपिक को हम 2 हेडिंग में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, क्या? फिर पढ़ेंगे फंक्शन। डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक ऑर्गन की स्ट्रक्चर इस ट्यूब की पढ़ेंगे। अरे सुन लो। और फंक्शन में क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? डाइजेशन कराना। और डाइजेशन 5 हेडिंग में होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और डिफिकेशन। समझ आया? तो पहले एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक पार्ट, फिर पढ़ेंगे इसके फंक्शन। समझ आया? एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, देखो ये जो डाइजेशन है ना, ये 2 तरह की होती है, मैकेनिकल और केमिकल।
दो तरह की डाइजेशन होती है। मैकेनिकल डाइजेशन, नाम पता लग रहा है, मैकेनिकल फोर्स लगाई तुमने, आलू को फेंस दिया, मैकेनिकल डाइजेशन। रोटी के टुकड़े कर दिए, मैकेनिकल डाइजेशन। जब तुमने रोटी के टुकड़े किए, क्या तुमने कार्बोहाइड्रेट के बीच की ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ दिए? तुमने सोयाबीन की बड़ी तोड़ी, क्या पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ दिए? बटर को काटा, एस्टर बॉन्ड टूट गया क्या? मैकेनिकल फोर्स लगाई, बड़ी चीज को छोटे में तोड़ दिया, दैट इज मैकेनिकल डाइजेशन। और बॉडी में कौन करता है मैकेनिकल डाइजेशन? अरे पिन पॉइंट बताओ ना, माउथ, टीथ। कौन करता है? टीथ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। केमिकल डाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारे दुख का कारण बनने वाली है। क्यों? क्योंकि केमिकल डाइजेशन में हम पढ़ेंगे एंजाइम, और एंजाइम में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। लेकिन जो बच्चा मेरे लेक्चर्स को एज इट इज रोज का काम रोज करके पढ़ेगा, मैं उस बच्चे को प्रॉमिस करता हूं कि एंजाइम 2 बार बढ़ाऊंगा और लास्ट में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कटवा दूंगा पूरा, और एक डब्बा बनवाऊंगा लास्ट में और बोलूंगा बच्चे हो जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम का रिवीजन करना है इसी से करना है। और लेस देन 30 सेकंड, क्या बोला मैंने? 30 सेकंड, लेस देन 30 सेकंड में आप उस डब्बे की मदद से 5 डाइजेस्टिव जूस और उसके सारे एंजाइम और उसके सारे फंक्शन लेस देन 30 सेकंड में रिवाइज कर पाएंगे विद कॉन्फिडेंस। ऐसा करना चाहते हैं? लेकिन उसी बैच को ये चीजें प्रोवाइड होंगी जो बैच मुझे एग्जैक्टली फॉलो करे। अरे सुन लो, केमिकल डाइजेशन मतलब केमिकल बॉन्ड टूट रहा है, ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड टूट रहा है। लेकिन सर केमिस्ट्री वाले सर तो बताते थे कि अगर केमिकल बॉन्ड तोड़ना हो तो कैटालिस्ट लगेगा। तो बायोलॉजी में कैटालिस्ट कौन सा है? एंजाइम। कौन है? एंजाइम। तो केमिकल डाइजेशन कौन करवाएंगे? एंजाइम। लेकिन सर एनिमल टिश्यू वाले सर ने बताया था कि एंजाइम आर सीक्रेटेड बाय ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो सर एलिमेंट्री कैनाल के साथ क्या एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं। देखिए आप, एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होती हैं जो डाइजेस्टिव जूस बनाएंगी, जिसके अंदर क्या होंगे? एंजाइम। और जो समय समय पर ये एंजाइम वाला डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती रहेंगी और केमिकल डाइजेशन होता। समझ आया? तो सर इसका मतलब हमें स्ट्रक्चर में केवल और केवल एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर नहीं पढ़नी है ऊपर से लेकर नीचे तक, उसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी पढ़नी पड़ेंगी। समझ आया आपको? मतलब हमें केवल और केवल ये नहीं पढ़ना एलिमेंट्री कैनाल, इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी पढ़नी पड़ेंगी। अरे ये सुनो, लेकिन सर एक बात नहीं समझ आई, आप बार बार बोल रहे हो एलिमेंट्री कैनाल को पढ़ना है, इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ना है। अरे क्या पढ़ना है सर? सरल सी तो ट्यूब है, शुरू हुई खत्म हो गई। ये इतनी सरल नहीं होती ट्यूब। इतनी सरल होती तो साफ करना भी आसान हो जाता, ब्रश ऊपर से डालो, नीचे से निकालो, नीचे से डालो, ऊपर निकालो। इतनी सरल नहीं होती ये ट्यूब, आप समझ रहे हो? ये ट्यूब जगह जगह कॉम्प्लेक्स हो जाती है, भिन्न भिन्न ऑर्गन्स में विकसित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल माउथ के बाद विकसित होकर क्या बनाया इसने? बकल कैविटी। फिर विकसित होकर बनाया फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन। अरे यस और नो? तो ये ट्यूब कहां कहां विकसित होकर क्या क्या बनाती है उसका ओवरव्यू दे रहा हूं, और फिर हमको उन स्ट्रक्चर्स को ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक अच्छे से पढ़ना है। तो ऊपर का छेद क्या है? माउथ, और नीचे का इनस। स्टार्ट करते हैं इसको, ओवरव्यू लेते हैं। माउथ, माउथ के बारे में बहुत ध्यान से सुनना। देखो मेरी फेस पर 2 तरह के छेद हैं, 2 तरह की ओपनिंग्स हैं। एक तो सांस लेने के लिए, दैट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या है? इससे एयर अंदर जाएगी और अंदर जाके कौन से चैम्बर में घुसेगी? नेजल कैविटी में, नेजल चैम्बर। ये सुनो। और दूसरा छेद है जिससे खाना ग्रहण करता हूं मैं, दैट इज माउथ। माउथ कैसा है? हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक ओपनिंग है। वर्टिकल किसी का मुंह ऐसा नहीं है, तो सबका ही है। हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक ओपनिंग है। गेटिंग ऑन नॉट? तो इससे हम फूड ग्रहण करते हैं, और फूड कौन सी कैविटी में जाता है? ये बक्कल कैविटी, नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी। देख रहे हैं हम? ये दोनों ऊपर और नीचे के कमरे, ऊपर वाला कमरा, नीचे वाला कमरा, और बीच में एक दीवार है। देख रहे हैं आप? इस दीवार का नाम है पैलेट। क्या नाम है? ये बात की बात है, ठीक है। सबसे पहले मैं माउथ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से। माउथ इज जस्ट एन छेद, माउथ इज जस्ट एन छेद, ओपनिंग है जस्ट। तो इसको इतना हाईलाइट करने वाली क्या बात है सर? चलिए, सी फॉर कॉमन सेंस नहीं लगाना, सी फॉर कंसेप्ट। आपने गोलगप्पा खाया, कहाँ रखा? सर गोलगप्पा खाया, मुंह में रखा गोलगप्पा। मुंह मतलब सर माउथ, आंसर इज माउथ। छेद में रखते हो गोलगप्पा यहाँ ऐसे, इसे तुम मुंह कह रहे हो। कॉमन सेंस से वो मुंह नहीं है, वो है बक्कल कैविटी।
कुछ समझे मैं क्या समझाना चाहता? लेकिन सर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है कि गोलगप्पा खाए कहाँ रखा? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन तो आएगा, डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम माउथ के बक्कल कैविटी, समझे? माउथ इज जस्ट है ना ओपनिंग, छेद है वो। तो जिसे तुम मुंह कह रहे हो वास्तव में वो कंफ्यूज है, कभी कभी मुंह मतलब माउथ होता है, कभी कभी मुंह मतलब बक्कल कैविटी होता है। अरे यस और नो? तो माउथ खुला बक्कल कैविटी में, देखिए मुझे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी से मतलब नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो माउथ से बक्कल कैविटी में खाना गया। अच्छा, नेजल कैविटी और बक्कल कैविटी पीछे देखिए कॉमन चैम्बर में खुल रहे हैं, देख रहे हैं कॉमन चैम्बर? ये क्या है? फेरिंक्स। और फेरिंक्स नीचे जाके देखिए दो ओपनिंग्स में खुल रही है, दो छेदों में खुल रही है, देख रहे हैं आप? इस ओपनिंग का नाम है ग्लोटिस, इसका नाम है ग्यूलेट। ग्लोटिस खुल रहा है विंड पाइप में, ट्रैकिया में, और ग्यूलेट खुल रहा है फूड पाइप में, माना इसोफेगस। लेकिन सर किसकी ओपनिंग का क्या नाम है? हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ग्लोटिस ग्यूलेट। सर याद करो, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या था? ये वो ढक्कन था जो सांस नली को ढकता था कि ताकि खाना उसमें ना चला जाए। अब ध्यान से सोच के बताओ, एपिग्लोटिस का नाम एपिग्लोटिस क्यों पड़ा होगा? ग्लोटिस के एपी ऊपर है, तो याद कर लोगे। एपिग्लोटिस तुम्हें पता ही है विंड पाइप पे है, इसका मतलब ग्लोटिस भी कहाँ है? विंड पाइप पे। तो दूसरा कौन सा बच्चा ग्यूलेट, वो कहाँ होगा? फूड पाइप। तो इस तरह से हिंट देखिए, दिमाग को छोड़ो, कभी भी चीजों को प्योरली रटो नहीं। गेटिंग और नॉट? हमें यहाँ ग्लोटिस से मतलब नहीं है, विंड पाइप से मतलब नहीं है, हमें ग्यूलेट से मतलब है। ग्यूलेट के बाद एलिमेंट्री कैनाल किसमें विकसित हो गई? एक पाइप में जिसका नाम है इसोफेगस। इसोफेगस, इसोफेगस कहाँ है? थोरेसिक कैविटी में। और इसको जाना कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी में। बीच में कौन है? ये डायफ्राम। तो इसको डायफ्राम में छेद करना पड़ेगा, तो इसोफेगस छेद करके एब्डोमिनल कैविटी में चली गई। और यहां जाकर इसने सबसे चौड़ा डाइजेस्टिव ऑर्गन बनाया, सबसे वाइड। कौन? स्टमक। स्टमक के बाद एलिमेंट्री कैनाल किसमें विकसित हो गई? एक पाइप में। ये पाइप दिख रहे हैं? इस पाइप की खास बात क्या है कि शुरू के पाइप का डायमीटर छोटा है, शुरू की पाइप का डायमीटर छोटा है, इसलिए छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और बाद वाली पाइप का डायमीटर बड़ा है, तो इसलिए बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। कॉमन सेंस नहीं लगाना सर, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब लेंथ में स्मॉल, लार्ज मतलब लेंथ में, डायमीटर वाइज स्मॉल और लार्ज। अदरवाइज स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ में तो लार्ज होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में। यस और नो? फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन खत्म होती है एक टंकी में, ये टंकी दिख रहे हैं यहाँ? इस टंकी को बोलते हैं रेक्टम। इसमें क्या स्टोर होगा? क्या स्टोर होगा? फीसिस स्टोर होगा, स्टूल स्टोर होगा। लेकिन ईश्वर ने टंकी तो बहुत ऊपर दे दी, और छेद जिससे वेस्ट निकालना है, एनस, काफी नीचे दे दिया। तो दोनों को एक ट्यूब से जोड़ना पड़े, दैट इज एनल कैनाल। क्या है ये? समझ आया? माउथ, बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, दोनों को मिला के बक्कोफेरेंजियल कैविटी, इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के आगे तीन तीन पार्ट होते हैं। स्मॉल के तीन पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। लार्ज के तीन पार्ट, सीकम, कोलोन, रेक्टम। देखिए आप, सबसे इंपॉर्टेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ड्यूडेनम होती है, ये सी शेप इतना सा, ये यू शेप हिस्सा क्या कहलाता है? ड्यूडेनम। फिर जेजुनम, फिर इलियम। इलियम खुल गई लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन का शुरुआती हिस्सा ये कहलाता है सीकम। क्या? फिर ये क्या है? कोलोन। अरे यस और नो? और रेक्टम तो मैंने बता ही दिया। अरे यस और नो? तो एलिमेंट्री कैनाल मैंने बता दिया कहाँ कहाँ क्या विकसित हो गई। अब इसके साथ एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले एसोसिएटेड ग्लैंड हम देखते हैं बक्कल कैविटी के साथ एसोसिएटेड। कौन सी ग्लैंड होगी? सलाइवरी ग्लैंड। क्या बनाएगी ये? सलाइवा बनाएगी। फिर फेरिंग्स के साथ कोई भी एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, इसोफेगस के साथ नहीं है, स्टमक के साथ है। स्टमक की दीवार में छोटी छोटी ग्लैंड इसकी दीवार में ही है, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के लिए शब्द यूज होता है गैस्ट्रिक, तो ग्लैंड्स क्या हो गई? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फिर देखिए ड्यूडेनम के साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड है। तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड अपना जूस डालते हैं ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे? सबसे लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर अपना बाइल जूस भी इसमें डालती है। फिर ड्यूडेनम के कप में एक ग्लैंड होती है पैंक्रियास, ये अपना पैंक्रियाटिक जूस भी ड्यूडेनम में डालती है। फिर ड्यूडेनम या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, दैट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ये भी अपना इंटेस्टाइनल जूस इसमें डालती है। गेटिंग नो? एक नहीं, दो नहीं, तीन नो? अरे सर नो? तो क्या मैंने ये सही इंडिकेट किया है कि कौन किस में खुल रहा है? देखो बताओ, अरे सर नो? समझ आया? ड्यूडेनम के साथ तीन एसोसिएटेड ग्लैंड्स।
इसमें इंपॉर्टेंट बात अभी याद क्या करनी है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड का दूसरा नाम होता है क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। आप ध्यान से देखिए, इंटेस्टाइनल ग्लैंड ऐसे लग रही हैं जैसे इंटेस्टाइन की दीवार में, ड्यूडेनम की दीवार में दरारें हों। क्या हो? दरारें। और लिबरकुन नाम का जो साइंटिस्ट था ना, उसको ये दरारें दिखी, बाद में पता लगा ये दरारें साधारण नहीं है, ये क्या है? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो उसने अपना नाम दे दिया लिबरकुन की दरारें, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। अरे यस और नो? समझ आए? तो स्ट्रक्चर में हमें ऊपर से लेकर नीचे एक एक पार्ट पढ़ना है और साथ में एसोसिएटेड ग्लैंड्स। जैसे पहले पढ़ेंगे माउथ, फिर बक्कल कैविटी, फिर क्या पढ़ेंगे? फिर क्या पढ़ेंगे? बक्कल कैविटी के साथ ही क्या पढ़नी पड़ेगी? इसके साथ एसोसिएटेड सलाइवरी ग्लैंड, और इसी के साथ इसका जूस सलाइवा, फिर फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, स्टमक के साथ ही गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर गैस्ट्रिक जूस भी, फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के साथ ये तीनों ग्लैंड पढ़नी पड़ेंगे। लीवर, इसका जूस बाइल भी पढ़ना पड़ेगा। पैंक्रियाटिक, पैंक्रियास, फिर पैंक्रियाटिक जूस, फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड, उसका इंटेस्टाइनल जूस, उसके बाद जेजुनम, इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन। ऑर्डर समझ आया? ऊपर से लेकर पार्ट पढ़ेंगे, उसके साथ उसकी ग्लैंड और उसके साथ उसका जूस भी पढ़ना पड़ेगा, फिर फंक्शन पढ़ेंगे जो अंडर 5 हेडिंग्स। गेटिंग और नॉट? तो पहली हेडिंग क्या डालेंगे स्ट्रक्चर में? पहली हेडिंग क्या डालेंगे? माउथ। इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो हेडिंग डालेंगे माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी। एक बात और बताऊं, एनिमल टिश्यू का पॉइंट है क्या? एनिमल टिश्यू वाले सर ने तुम्हें बताया होगा कि हमारी बॉडी की सारी चीजें किससे बनी है? सेल से। और सेल की उत्पत्ति 3 ही मम्मियों से हो सकती है। तो वो 3 मम्मियां कौन कौन है? एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। 3 ही मम्मियों से हमारी बॉडी के सेल्स की उत्पत्ति हो सकती है। गेटिंग और नॉट? तो लोग हमसे पूछते हैं, लीवर दे दिया हाथ में, बताओ इसका ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति क्या है? एंडोडर्म से बना है लीवर। उसके सेल, उसको बनाने वाले सेल कहां से आए हैं? एंडोडर्म। उसी तरह लोग बोलते हैं, बताओ ये एलिमेंट्री कैनाल जो है इसका ओरिजिन क्या है? तो तुम्हें बड़ी देसी भाषा में याद रखना है, मॉड्यूल में हालांकि लिखा है, इसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा एक्टोडर्मल है। कैसा है? और बीच का हिस्सा एंडोडर्मल है कि नहीं? अच्छा, मॉड्यूल में ये भी लिखा है, ऊपर का हिस्सा माउस से लेके हार्ड पैलेट तक, नीचे का हिस्सा एनल कैनाल से एनस तक। इतना याद नहीं करना है, बस ऊपर और नीचे का हिस्सा एक्टोडर्मल है, बीच वाला हिस्सा। गेटिंग और नॉट? तो हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर में, पहली हेडिंग माउथ एंड बक्कोफेरेंजियल कैविटी। नोट करेंगे, नहीं फोटो नहीं लेनी है आपको। जो मैंने, देखो मेरी बात सुनो, जो मैंने पढ़ाते समय एक्स्ट्रा नोट किया ना वो नहीं नोट करना आपको। जो बेसिक स्ट्रक्चर थी ना जो मैंने पहले बनाई थी वो नोट करना। और जिसका कुछ छूट भी गया लिखना, घबराओ नहीं, रोज का काम रोज कर रहे हैं, आपको घर जाके मॉड्यूल में सारी चीजें मिल जाएंगी, आप नोट कर सकते हैं। और वैसे भी मैं एक दिन में 1 से 1.5 स्लाइड पढ़ाता हूँ। गेटिंग और नॉट? तो इसलिए घबराएंगे नहीं, 1-2 लेक्चर में आपको अडेप्टेशन आ जाएगी। नहीं, मॉड्यूल सिर्फ, एनसीईआरटी जब मैं कहूंगा तब पढ़ना है। जल्दी नोट करेंगे।
कोई बच्चा मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा क्लास में, जिसका मैंने देख लिया। कई बच्चे ऑडियो वगैरह भी करते हैं, अवॉइड करें, कुछ भी नहीं करें। आप जो है क्लास में ध्यान से सुने। मैं तुम्हें बिल्कुल 11th का टॉपिक है, हालांकि मैं प्रोजेक्टर पे भी पढ़ा सकता हूँ। मेरी ही स्लाइड्स हैं जो आपको बायोमेजिका में मिलती हैं और इसमें चलती हैं, उससे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हें बेसिक से पढ़ाना है, एक एक चीज क्लियर करनी है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी करें। तो कोई बच्चा मोबाइल का उपयोग नहीं करेगा। साढ़े 4 तक है ना ये लेक्चर? चलिए, ये लास्ट स्लाइड है, नोट करते रहना, पहले से सुन लेंगे, इसके बाद नहीं पढ़ेंगे। लास्ट स्लाइड है, वो ध्यान से सुनना है, एक एक बात। स्टॉप राइटिंग, नोट करते रहना, एक एक बात ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना तय हुआ है स्ट्रक्चर और फंक्शन की फॉर्म में। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऊपर से लेकर नीचे तक एक एक पार्ट की स्ट्रक्चर हमें डिटेल में पढ़नी है। सबसे पहले माउथ पढ़ते हैं। तो माउथ के बारे में मैंने बता ही दिया, हॉरिजॉन्टल स्लिट लाइक ओपनिंग है, फूड इससे हम अंत ग्रहण करते हैं, मतलब इंजेक्शन करते हैं। और जो हमारा माउथ है ये कवर्ड है अपर एंड लोअर लिप से, और लिप पे एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन आता है कि बाहर इसमें क्या है, थिनेस्ट एपिथेलियम है ना, स्किन है, और अंदर गीले वाला एपिथेलियम है, दैट इज म्यूकोसा। गेटिंग और नॉट? अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैं बोलते समय मुंह को हिला पा रहा हूँ, बंद कर पा रहा हूँ, खोल पा रहा हूँ, है कि नहीं? और बायोलॉजी में, जूलॉजी में किसी भी चीज को हिलाने डुलाने के लिए क्या चाहिए होती है? मसल। क्या? मसल। अब मेरा जो मुंह है वो बोरे के मुंह जैसा है, बोरा समझते हैं? अगर बोरे का मुंह मुझे बंद करना हो तो धागा कैसे लपेटना पड़ेगा? गोल गोल। अरे है कि नहीं? तो उसी तरह अगर ईश्वर को मुंह के आजू बाजू मसल नाम का धागा लपेटना था तो कैसे लपेटेगा? गोल गोल। अरे सर नो, तो ये गोल गोल मसल है। और अगर कोई मसल गोल गोल अरेंज हो, उसके लिए शब्द यूज होता है ऑर्बिकुलरिस। क्या? और ओरिस शब्द यूज हुआ है मुंह के लिए। माउथ को क्या बोलते हैं? ओरिस। तो इस मसल का नाम क्या हो गया? ऑर्बिकुलरिस ओरिस। अगर आंखों के लिए ओक्यूली शब्द यूज होता है तो बताओ ये वाली मूवमेंट कौन सी मसल ने करवाई? ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली। समझ आए शब्दों को पढ़ना? चलिए आगे चलते हैं। माउथ से फूड अंदर गया बक्कल कैविटी में, और ये है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या फिर एक्सटर्नल लेयर, इससे एयर गई अंदर नेजल कैविटी में। दोनों कैविटी को अलग किसने किया? इस सेप्टम ने। इस सेप्टम का नाम क्या है? पैलेट। पैलेट का आगे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हड्डी से बना है, तो क्या मैं इसे हार्ड पैलेट कह दूं? हाँ, कौन सी हड्डी से बना है? स्केलेटन सिस्टम में पूछ लेते हैं, मैक्सिला और पैलेंटाइन बोन से। और पैलेट का पीछे वाले हिस्से में हड्डी नहीं है, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू है, तो सॉफ्ट होगा, कोमल होगा। तो क्या मैं इसे सॉफ्ट पैलेट बोल दूं? बोल सकता हूं। अरे सर नो, नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? सॉफ्ट पैलेट का अंतिम हिस्सा, ये देख रहे हैं आप, ऐसे पेंडुलम लाइक लटकन बना रहा है गले में, और इस लटकन को आप देख भी सकते हैं। मुंह के अंदर देखेंगे आप किसी के, तो ये लटकन बीचों बीच लटकती दिखेगी। हाँ? और इस लटकन को क्या बोलते हैं? ऊवुला। क्या? ऊलाला नहीं, ऊवुला। और वेलम पैलेटी। क्या? वेलम पैलेटी। क्यों सर, इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्या है? क्या क्या बीचों बीच मुंह के अंदर लटक रहा और आपको अच्छा लग रहा है? क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये ऐसे होकर के पीछे जा करके इस छेद को बंद करता है। वाह सर वाह, एक चीज समझ नहीं आ रही और दूसरा छेद क्या अपने यहाँ पर? ये क्या है सर? ये है इंटरनल नॉस्ट्रिल। क्या? हवा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी आई, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में जाएगी इस छेद के थ्रू, इंटरनल नॉस्ट्रिल या फिर इंटरनल लेयर। तो जब हमने खाना निगला, खाना निगला, स्वेलो किया, डिग्लूटिनेट किया, इसका मतलब होता है खाना गुलेट नाम के छेद में डाला। खाना निगलना मतलब गुलेट नाम के छेद में डाला। तो खाना गलत रास्ते पे तो जा सकता है, अरे ऊपर भी तो जा सकता था। तो खाने को समय इस रास्ते को बंद करना पड़ेगा। कौन करेगा? ऊवुला। ये क्वेश्चन बार बार आता है।
कि ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड किसने नेजल चैम्बर को बंद किया? ओवुला ने। इंटरनल नॉस्ट्रिल को किसने बंद किया? गेटिंग और नॉट? उसके बाद एक देखिए, बक्कल कैविटी और नेजल कैविटी पीछे किसमें खुल गए? फेरेंक्स में। और फेरेंक्स नीचे आके दो छेद में खुल रहा है, देख रहे हैं आप, ग्लोटिस और ग्यूलेट में। यहां पे मैं कहना चाहूंगा ग्यूलेट जो है छेद है वो डोर्सल है और ग्लोटिस जो छेद है वो वेंट्रल है। कैसे? सरफेस समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारी बॉडी के दो सरफेस, आगे वाला वेंट्रल और पीछे वाला गेटिंग ऑन। हेड को छोड़ दो। क्यों सर? हेड जो था हमारा एम्ब्रियोनिकली ऐसा नहीं था। आप मगरमच्छ का हेड देखो, आप छिपकली का हेड देखो, उनकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल होता है उनका हेड, ऐसे होता है कि नहीं? और चिन जो होता है रेफरेंस होता है, ये थोड़ी रेफरेंस है। इसके नीचे वाला सरफेस वेंट्रल होता है और इसके ऊपर और पीछे वाला डॉर्सल। अब हमारे केस में हेड ऐसे हो गया परपेंडिकुलर, लेकिन सरफेस बदले नहीं, आज भी चिन रेफरेंस है। तो ये और ये क्या है? वेंट्रल। और ये क्या है? डॉर्सल। ये तो मैंने कंसेप्ट बता दिया। अब समझो देसी बात। हेड के केस में आगे पीछे का कंसेप्ट चलता है, आगे वाला वेंट्रल, पीछे वाला डोर्सल। और हेड के केस में, बॉडी के केस में आगे पीछे, हेड के केस में ऊपर नीचे का कंसेप्ट चलता है, नीचे वाला वेंट्रल, ऊपर वाला। नहीं समझ आया? सिंपल भाषा में समझो। अगर बॉडी के अंदर कोई चीज पड़ी है तो उसका आगे वाला वेंट्रल होगा, पीछे वाला, और हेड के अंदर कोई चीज पड़ी है उसका ऊपर वाला डोर्सल, नीचे वाला वेंट्रल। हेड में क्या चीज पड़ी है? पैलेट, ऊपर वाला डोर्सल, नीचे वाला वेंट्रल। हेड में क्या पड़ा है? टंग, ऊपर वाला डोर्सल सरफेस, नीचे वाला वेंट्रल। तो हेड के केस में ऊपर नीचे चलता है और बॉडी के केस में आगे पीछे चलता है। तो गर्दन, ये व्यक्ति ऐसा ऐसा है, ये गर्दन दिख रही है, ये वाला कौन सा सरफेस है? डोर्सल, ये वाला। तो कौन सा छेद डोर्सल हुआ, कौन सा वेंट्रल हुआ? समझ आया? अच्छा, ऊपर और नीचे कौन सा है? कौन सा ऊपर है छेद, कौन सा नीचे है? ग्लोटिस अपर है और ग्यूलेट नीचे। तो आपको याद करना पड़ेगा, ये डोर्सल ऊपर, ये नीचे। फोटो को आंखों में बसा लो। ये छेद ऊपर है, वेंट्रल है, ये छेद नीचे है, डोर्सल। खत्म। देख रहे हैं फोटो का इंपैक्ट? हमें रिटेन कम से कम रखना पड़ रहा है कि नहीं? वापिस आते हैं, हमने माउथ पढ़ लिया था, अब पढ़ना है बक्कल कैविटी। क्या बक्कल कैविटी आपकी कमरे जैसी है? बिल्कुल है। इस कमरे की एक छत है, किसने बनाई है? पैलेट ने। पहले पैलेट पढ़ेंगे बक्कल कैविटी। फिर इसकी एक फ्लोर है, किसने बनाई है? टंग ने। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे बक्कल कैविटी में? टंग। तीसरा, साइड की दीवारें हैं, किसने बनाई है? चीक ने। और इसके अंदर लगे जबड़ों ने, और जबड़ों में लगे हुए दांतों ने। लेटरल दीवारें किसने बनाई है बक्कल कैविटी की? चीक, उसके बीच जबड़े, जबड़े में जड़े हुए दांत। तो तीसरे पॉइंट हम ये पढ़ेंगे। समझ आया? इन तीनों पॉइंट से पहले मैं ये बता दूं बक्कल कैविटी होती क्या है। सर बता तो दिया, बक्कल कैविटी माने कैविटी, खत्म। बक्कल कैविटी के अंदर भी दो कैविटी हैं, वेस्टिबुलर और ओरल कैविटी। सर अब ये क्या है? देखो, ये दोनों जबड़े हैं मेरे, अपर जबड़ा, लोअर जबड़ा। इसको खोला ऐसे, अरे यस और नो? सामने से फोटो खींच ली, फोटो खींच ली सामने से। क्या ये फोटो ऐसी आएगी? ऐसी आएगी? ये अपर जबड़ा और ये लोअर जबड़ा, और ये लगे हुए दांत है। अरे यस और नो? ये क्या है? पिंक पिंक चीक है। अरे यस और नो? और आप ध्यान से देखिए, चीक और जबड़े के बीच में भी एक स्पेस होती है, देख रहे हैं आप? देखिए मेरी जीभ का है, चीक और जबड़े के बीच में है। तो ये वाली स्पेस क्या कहलाती है? वेस्टिब्यूल। और जबकि बीच वाली, जबड़ों के बीच वाली कैविटी क्या कहलाती है? ओरल। क्या मैं बोल दूं? ओरल कैविटी इज अ सेंट्रल कैविटी, वेस्टिब्यूल इज अ पेरिफेरल कैविटी। अरे समझ आया? वेस्टिब्यूल, अरे वेस्टिब्यूल वही स्पेस है जिसमें तुम छोटेपन में खाना स्टोर कर लेते थे। मैडम बोलती थी च्युइंगम खाइए, च्युइंगम खाइए, आ करो, आ कहाँ है मैडम च्युइंगम? अरे वो नालायक बच्चे होते हैं जो च्युइंगम के टकी जाते हैं, बाकी बच्चे यहाँ छिपा लेते हैं वेस्टिब्यूल में, देखा होगा ना तुमने? तो ये वही स्पेस है वेस्टिब्यूल जहाँ छोटे बच्चे खाना स्टोर कर लेते हैं, च्युइंगम स्टोर कर, और बड़े बच्चे क्या नहीं चलता? अभी तुमने ड्रग एब्यूज पढ़ा होगा ना डिजीज में, अरे है कि नहीं? ऐसा लिख मत ना वेस्टिब्यूल के फंक्शंस में कि स्टोर खैनी चढ़ता है, ऐसा नहीं। जिसमें ने समझाया तुम्हें वेस्टिब्यूल और ओरल कैविटी, समझ आया? ठीक है, वापस आते हैं। बक्कल कैविटी की सबसे पहले छत पढ़ते हैं, दैट इज पैलेट। ये पैलेट है, ये डोर्सल सरफेस, ये वेंट्रल। हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट का ये डोर्सल, ये वेंट्रल। ऐसे कर दिया इसको। कौन सा सरफेस दिख रहा है हार्ड पैलेट का? वेंट्रल। फोटो खींच ली, क्या खींच ली? फोटो सामने से। क्या ये फोटो ऐसी आएगी? तो ये हार्ड पैलेट का वेंट्रल सरफेस है। सर आपने ऐसे क्यों किया हमारी पैलेट को, और ये फोटो क्यों खिंचवाई? क्योंकि हमारी हार्ड पैलेट का वेंट्रल सरफेस रफ है। जी फिराओ अपनी हार्ड पैलेट के वेंट्रल सरफेस पे, रफ है ना? क्यों रफ है?
हार्ड पैलेट कौन सी बोन से बनी है? पैलेंटाइन और मैक्सिला से। तो यहाँ की पैलेंटाइन बोन कुछ प्रोजेक्शंस बनाती है इसके वेंट्रल सरफेस पे, और इन प्रोजेक्शन को इसीलिए क्या बोला? पैलेंटाइन रूगे। और इन्हीं प्रोजेक्शन की वजह से हमारे हार्ड पैलेट का वेंट्रल सरफेस कैसा हो गया? रफ। लेकिन सर ऐसा क्यों? ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? था जो फ्री टाइम हम ऐसे जीप फिराएंगे इस पे, वो कहेंगे वाह क्या फील हो रहा है, ऐसा टाइम पास के लिए? ईश्वर कुछ भी चीज ऐसी नहीं देती, कारण रहता है उसके पीछे। वेंट्रल सरफेस ऑफ हार्ड पैलेट रफ बनाया इसलिए ताकि स्लिपेज ऑफ फूड को रोका जा सके, बदतमीजी रोकी जा सके। कहते हैं खाते खाते बोलना नहीं चाहिए। अरे सर क्या बात करते हो, मैस में तो समय मिलता है सर खाते खाते बात करने का। बोलते हैं हम खाते खाते, और खाते खाते बोलेंगे, मुंह खुलेगा तो स्लिपेज होगा फूड। क्यों? क्योंकि अंदर भी सब चिकना है, म्यूकोजा है, खाना भी चिकना है, तो फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, रफनेस प्रोवाइड करके। तो ईश्वर ने रफनेस प्रोवाइड की, गेटिंग और नॉट, ताकि स्लिपेज ऑफ फूड को रोका जा सके। कहते हैं ये पैलेंटाइन रूगे कार्निवोरस में ज्यादा विकसित है। बताओ ऐसा क्यों? कार्निवोरस जानवर में शेर ज्यादा बातें करता है खाते खाते, उसका खाना ज्यादा चिकना है। क्या खा रहा है वो? मांस खा रहा है, इसलिए उसमें पैलेंटाइन रूगे ज्यादा विकसित है। समझ आया? तो ये मैंने बक्कल कैविटी की छत में पढ़ा दी। इसका फ्लोर, टंग और साइड की दीवारें कल पढ़ेंगे, लेकिन आज मुझे क्या पढ़ाना है? बक्कल कैविटी को यहीं पॉज कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ फेरिंग्स, क्योंकि फेरिंग्स इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। फेरिंग्स में मुझे 3 पॉइंट पढ़ाने, बहुत ध्यान से सुनना, फेरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्कल कैविटी बाकी की कल पढ़ाऊंगा। पहला पॉइंट फेरिंग्स में पढ़ाना है मुझे डिवीजन ऑफ फेरिंग्स। दूसरा पॉइंट पढ़ाना है डिजीज टॉपिक का, टॉन्सिल्स, सुना होगा तुमने। तीसरा मुझे इसमें पढ़ाना है स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। क्या? स्वेलिंग या फिर डिग्लूटेशन रिफ्लेक्स। बहुत ध्यान से सुनना। पहला डिवीजन ऑफ फेरिंग्स। मैंने मेरी फेरिंग्स को 3 हिस्सों में बांट दिया, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने 2 लाइनें खींची, 2 इमेजिनरी लाइन। पहली लाइन कहां से खींची? देखो ध्यान से, ओवुला से। कहां से? और दूसरी लाइन खींची हायोइड बोन से। कोई बता सकता है हायोइड बोन क्या है? हायोइड बोन टंग को अटैचमेंट देती है। टंग का आगे वाला हिस्सा फ्री रहता है, पीछे वाला हिस्सा एक हड्डी से जुड़ा है जिसका नाम है हायोइड बोन। हायोइड बोन से एक ही क्वेश्चन आता है स्केलेटल सिस्टम से, क्या कि हायोइड बोन बॉडी की इकलौती हड्डी है जो दूसरी किसी हड्डी से आर्टिकुलेट नहीं करती। गेटिंग और नॉट? 2 लाइनों ने मेरी क्या फेरिंग्स को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया, 2 इमेजिनरी लाइन में। पहला हिस्सा क्या कहलाएगा बताओ? ये नेजोफेरिंग्स। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि नेजल चैम्बर के पीछे है, आगे इसके क्या है? नेजल चैम्बर। दूसरा हिस्सा ओरोफेरिंग्स। क्यों? ओरल कैविटी के पीछे। तीसरा हिस्सा, तीसरी लाइन हम यहां से खींचते हैं ग्यूलेट से, और ये हिस्सा कहलाता है लैरिंगोफेरिंग्स। क्या? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसके आगे क्या है? लैरिंग्स। क्योंकि देखो ग्यूलेट नीचे है तो ग्लोटिस ऊपर है, ग्लोटिस के नीचे ट्रैकिया होता है, और ट्रैकिया का ऊपर वाला हिस्सा मॉडिफाई होकर क्या बनाता है? लैरिंग्स। तो ये लैरिंग्स के पीछे तो लैरिंगोफेरिंग्स। इसको हाइपोफेरिंग्स भी कह देते हैं। क्या? तो 2 इमेजिनरी लाइन ने मेरी फेरिंग्स को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया। समझ आया? अब टॉन्सिल्स क्या होते हैं? मुझे एक बात बताओ, डिसीज का टॉपिक है, ध्यान से सुनना। फूड का रास्ता क्या होगा? माउथ, बोलो ना। बक्कल कैविटी, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, फिर ग्यूलेट नाम के छेद में डाल दिया। एयर का रास्ता क्या होगा? है? एयर का रास्ता क्या होगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, फिर लैरिंगोफेरिंग्स, फिर ग्लोटिस नाम के छेद में डाल दिया। गेटिंग और नॉट? अब ध्यान से देख के बताओ, एनसीईआरटी क्या सत्य कह रही है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज फेरिंग्स। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज फेरिंग्स। और मुझे तो ये भी पता है फेरिंग्स में भी क्या? ओरोफेरिंग्स। फेरिंग्स में भी क्या? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज मेनली ओरोफेरिंग्स। यहां तक तुम्हें समझ आ गया। लेकिन डिजीज टॉपिक पर चलो। अगर किसी पैथोजन को, बैक्टीरिया, वायरस को बॉडी में घुसपैठ करनी है तो सबसे अच्छा रास्ता है खाने और एयर के साथ आ जाए वो। अरे ऐसा नो। और अगर उसे ग्रो करना हो तो सबसे अच्छी जगह क्या है? फेरिंग्स। क्योंकि उसे खाना, पानी, हवा सब मिलेगा, और उसमें भी सबसे अच्छी जगह क्या है? ओरोफेरिंग्स। अरे ऐसा नो। तो क्या फेरिंग्स के थ्रू हमारी बॉडी में पैथोजन घुसपैठ कर सकते हैं? और जहां से बॉडी में घुसपैठ हो सकती है, जहां से दुश्मन अंदर घुसपैठ कर सकता है, उस एरिया को कहते हैं बॉर्डर। क्या कहते हैं? बॉर्डर कहते हैं जहां से घुसपैठ हो सकती है। और बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने के लिए दुश्मन की क्या तैनात किए जाते हैं? सैनिक। क्या? सैनिक। तो क्या हमारी बॉडी फेरिंग्स को बॉर्डर घोषित कर देगी क्योंकि यहां से घुसपैठ हो रही है? और क्या हमारी बॉडी फेरिंग्स पर सैनिक तैनात करेगी? बॉडी के मेन सैनिक बताइए कौन है? लिम्फोसाइट। अरे तुमने डिजीज पढ़ लिया, 3rd लाइन ऑफ डिफेंस बताओ ना, लिम्फोसाइट। WBC तो 2nd लाइन ऑफ डिफेंस में भी है, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस। लेकिन वो नालायक दुश्मन को
कैसे मारते हैं? फैगोसाइटोसिस से, कच्चा चबा जाते हैं। ये भी कोई मारना हुआ दुश्मन को? आप कच्चा खा गए, तरीके से मारो। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वाले लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नाम की गोलियां बना के डिशुम डिशुम पैथोजन को मार। कितना शिद्दत बड़ा तरीका है। टी लिम्फोसाइट देखिए, टॉक्सिन नाम के बॉम्ब फोड़ रहा है। ये होता है मारना, है कि नहीं? कच्चा ही खा जाओ दुश्मन को। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मेन लिम्फोसाइट है, मेन सैनिक है जो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो फेरिंग्स को बॉर्डर घोषित कर दिया, तो यहाँ पर सैनिक तैनात किए जाएंगे लिम्फोसाइट। और सैनिक कहाँ रहते हैं? बंकर में। लिम्फोसाइट कहाँ रहते हैं? लिम्फोइड टिश्यू। तो यहाँ पर बंकर बनाए जाएंगे सैनिकों के रहने के लिए, लिम्फोइड टिश्यू बनाए जाएंगे। और यहाँ के फेरिंग्स के लिम्फोइड टिश्यू को क्या कहते हैं? टॉन्सिल। क्या कहते हैं? गेटिंग और नॉट? 4 तरह के टॉन्सिल है। मैं यहाँ पर 4 तरह के टॉन्सिल बना रहा हूँ। ये तो समझ आ गया टॉन्सिल ईश्वर ने यहाँ क्यों दिए। 4 तरह के टॉन्सिल, उनके नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर। आपको बताना है इनके नाम ऐसे क्यों पड़े। यहाँ एक टॉन्सिल है, बताओ इसका नाम नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल क्यों पड़ा? हाँ हाँ, क्योंकि नेजोफेरिंग्स में है। फिर नेजोफेरिंग्स में, नेजल कैविटी में, सॉरी, नेजल कैविटी में हमारी यूस्टाचियन ट्यूब भी खुलती है, याद आया? कान से आती है जो, उसकी ओपनिंग के आजू बाजू भी टॉन्सिल होते हैं। बताओ इन टॉन्सिल का नाम ट्यूबल टॉन्सिल क्यों पड़ा? ट्यूबल टॉन्सिल क्यों पड़ा इसका नाम, बताओ? क्योंकि ट्यूब की ओपनिंग के आसपास है। अच्छा, फिर पैलेट के, ये पैलेट है, पैलेट के पोस्टीरियो लेटरल, ये पैलेट के पोस्टीरियो लेटरल, एक इधर एक उधर, यहां भी टॉन्सिल होते हैं। इस टॉन्सिल का नाम बताओ, पैलेंटाइन टॉन्सिल क्यों पड़ा? हाँ, पैलेट के पास है। अरे यही तो वो टॉन्सिल है जो तुम डॉक्टर के पास जाते हो, सर थूक नहीं गिटका जा रहा, सर खाना गिटकने में दिक्कत आ रही है, सर देखना क्या हुआ, तो यही हाथ लगाता है। और पोस्टीरियो लेटरल पैलेंटाइन टॉन्सिल, यही टॉन्सिल मोस्ट कॉमनली सूजते हैं। सूजना मतलब इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन मतलब आइटिस, टॉन्सिलाइटिस। डिजीज से क्वेश्चन आता है, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस इज मोस्ट कॉमन इन पैलेंटाइन टॉन्सिल। क्यों 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 ये सबसे ज्यादा क्यों सूजते हैं? ओरोफेरिंग्स में है। ओरोफेरिंग्स में ही तो बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, कॉमन पैसेज। अरे है कि नहीं? अरे इसी टॉन्सिल को तो हाथ लगाता है, इजोफेरेंजियल टॉन्सिल को थोड़ा हाथ लगाता है, अंदर हाथ डाल के टच करता है। अरे है कि नहीं? उसके बाद जीभ के लिए शब्द यूज होता है लिंगुआ, क्या? या फिर ग्लॉस। तो यहां जीभ के पीछे भी टॉन्सिल होते हैं। बताओ इन टॉन्सिल्स का नाम लिंगुअल टॉन्सिल क्यों पड़ा? क्योंकि एसोसिएटेड विद द जीभ, तो लिंगुअल टॉन्सिल। समझे? अब देखो एक रिंग बन गई है, देखिए एक रिंग बन गई है। सबसे ऊपर, मतलब मैंने सामने से फोटो खींची है, मुंह ऐसे किया और फोटो खींच ली। सबसे ऊपर कौन से टॉन्सिल है? नेजोफेरिंजियल। सबसे नीचे कौन से हैं? लिंगुअल टॉन्सिल। इनका एक ग्रुप है, इसका एक ग्रुप है। पेयर में कौन से टॉन्सिल है? ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेंटाइन टॉन्सिल। अरे 4 इधर फिर इधर, रिंग बन गई ना। सामने से फोटो खींची, तो इस रिंग का नाम है वॉल्डेयर रिंग। क्या नाम है? वॉल्डेयर्स रिंग। ये क्वेश्चन मुझे करवाना था, इसलिए इतनी रामायण गाई। वॉल्डेयर रिंग इज अ रिंग ऑफ टॉन्सिल्स। वॉल्डेयर रिंग का काम बताइए एक शब्द में। प्रोटेक्शन नहीं, अच्छा शब्द, इम्यूनिटी। अरे प्रोटेक्शन शब्द तो रिप्रोडक्टरी जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो वो भी तो प्रोटेक्शन करती है। अरे है कि नहीं? तो प्रोटेक्शन भाई ऐसे इन जनरल नहीं बोलो, इम्यूनिटी बोलो। वॉल्डेयर रिंग क्या प्रोवाइड कर रही है? इम्यूनिटी। समझ आया? टॉन्सिल्स हो गया। फिर स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। अच्छा, खाना तुम्हारा गिलेट में जा रहा है, इसे कहते हैं निगलना, स्वेलोइंग डिग्लूटेशन। अरे यस और नो? क्यों जा रहा है? 3 गलत रास्ते और भी हैं, वहां क्यों नहीं गया खाना? ऊपर नेजल कैविटी में क्यों नहीं गया? बाहर क्यों स्लिप नहीं हो गया? ग्लोटिस में क्यों नहीं गया? 3 गलत रास्ते समझ आए? इनमें खाना क्यों नहीं गया? पहले बताओ ऊपर क्यों नहीं गया? उगला ने नेजल कैविटी को बंद कर दिया, इंटरनल नोस्ट्रल को। बाहर क्यों नहीं गया? बाहर स्लिप क्यों नहीं हुआ? पैलेंटाइन रुगे ने उसे रोक लिया। अरे यस और नो? अरे यस और नो? अरे यस और नो? नो बेटा नो। पैलेंटाइन रुगे का मेन काम नहीं, हमारे अंदर तो ज्यादा विकसित होती ही नहीं है। मतलब फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट यू। कुछ चीजें आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। खाने को बाहर जाने से कौन रोक रहा है? कौन है जो ओरल कैविटी को बंद कर रहा है? चलिए थूक गिट की, अपना थूक गिट की। आपकी जीभ किसको टच कर रही है? पैलेट को। तो ये रास्ता किसने बंद किया? मेनली गेटिंग और नॉट? तीसरा, खाना ग्लोटिस में क्यों नहीं गया? ग्लोटिस में क्यों नहीं गया? एपिग्लोटिस नाम का ढक्कन इस तरह से बंद हो गया। अरे सर नो? अरे सर नो? अरे सर नो? नो बेटा नो। सर आप पागल करेंगे। अरे एपिग्लोटिस बंद हो रहा है, क्या दिक्कत है आपको? होने दो ना बंद।
एपिग्लोटिस नीचे नहीं आता, ग्लोटिस ऊपर जाता है, बंद होने। वाह सर, वाह वाह। मतलब आपको पतीला ढकना हो तो थाली ऐसे रखोगे, पतीला ऐसे ढकोगे। उंगली रखी है यहाँ पे, आपने उंगली कहाँ रखी है? लैरिंग्स पे, यहाँ रखिए, देखिए आप देखिए ना, थूक गिटकी है, जा रहा है कोई चीज ऊपर, तो ग्लोटिस ऊपर जाता है एपिग्लोटिस से बंद होने, एपिग्लोटिस नीचे नहीं आता। अरे यस और नो? तो कुल मिला के तीनों रास्ते बंद हो गए। खाना कहाँ जाएगा? गिलेट नाम के छेद में। तो समझे कि स्वेलिंग को स्वेलिंग रिफ्लेक्स क्यों कहते हैं, डीग्लूटिनेशन को डीग्लूटिनेशन रिफ्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीनों रास्ते अपने आप बंद हुए हैं, आपने उंगली डाल के बंद नहीं की। गेटिंग और नॉट? समझ आया स्वेलिंग रिफ्लेक्स? लास्ट क्वेश्चन, किस किस बच्चे को ये बात समझ आ गई कि स्वेलिंग के समय देयर इज टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, टेम्परेरी सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, क्योंकि सांस नली बंद हो गई ना। अरे यस और नो? इसे कहते हैं एपनिया। क्या कहते हैं? एपनिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाऊंगा। पनिया मतलब ब्रीदिंग, ए मतलब एब्सेंट। तो टेम्परेरी सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग होती है ड्यूरिंग स्वेलोइंग रिफ्लेक्स। समझ आया फेरेंक्स? अरे यस और नो? वापिस आते हैं, कल बक्कल कैविटी कंटिन्यू करेंगे। इसकी छत पढ़ ली हमने, कल इसकी फ्लोर पढ़ेंगे। क्या? टंग। नोट करेंगे इससे। आपको मुझे एग्जैक्टली फॉलो करना है, घर जाके जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ना है। फिजियोलॉजी बहुत चटकारे वाला टॉपिक है, इसको हम कितना भी खींच सकते हैं, फेरिंग्स में मैं 10 क्लास ले सकता हूँ, लेकिन हमें उतना पढ़ना है जितना हमारे काम का है और हमारे सिलेबस में है, जिससे हमारे बाकी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जब मैं फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा आपके दिमाग में बहुत ऊट पटांग क्वेश्चन हो सकते हैं, उन पे काबू रखें। चटकारे वाली कोई भी चीज हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए जितना मैं पढ़ाऊं, जो मैं सोच रहा हूं उतना सोचना है। फिजियोलॉजी नॉर्मल चीजें पढ़ते समय कभी भी उल्टा नहीं सोचना है, सुल्टा। क्योंकि अगर आप फिजियोलॉजी पढ़ते समय इफ बट में पढ़ गए, कई आपको बेसिक ओरिएंटेशन आएगी ही नहीं, आपकी लर्निंग रुक जाएगी। इसलिए बस कायदे से पढ़ते जाएं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, अपने आप आगे आगे क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में फिजियोलॉजी जब मैं खत्म करूंगा, लास्ट में डिस्कशन करवाता हूँ, बिल्कुल लास्ट में, उसमें तो और क्लियर हो जाएगी चीजें। उसमें मैं चटकारे वाली चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं, सिर्फ सुलटा सोचो, उल्टा नहीं। गेटिंग और नॉट? जब आप घर जाके मॉड्यूल से पढ़ेंगे, कुछ 5% ऐसी चीजें हो सकती हैं जो मैंने अभी नहीं पढ़ाई है, मॉड्यूल में लिखी होंगी, तो उनको देख के फैलना नहीं है, अरे क्या हो गया, ये कैसे आ गया, सुने तो पढ़ाया नहीं। कोई बात नहीं, आगे मैं पढ़ा दूंगा। और कुछ रटने वाली चीजें हो सकती हैं, मिलकी वेल की टंग इमूवेबल होती है, तो सर क्या करें, रटना इसे। गेटिंग और नॉट? तो इन चीजों को मेच्योर माइंड जो है की तरह ट्रीट करना, कि हम मेच्योर हैं और धीरे 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 चीजें कवर हो जाएंगी। फैलने वाली आदत अपनी छोड़ देना। अरे यस और नो? तभी आपको अच्छे से फिजियोलॉजी समझ आएगी और आजू बाजू के जो कंसेप्ट हैं एनिमल टिश्यू के, डिजीज के, वो भी क्लियर हो जाएंगे।
उपाध्याय, मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया था तुम्हें कि स्वेलोइंग रिफ्लेक्स में टंग जो है वो ओरल कैविटी को ब्लॉक करती है। सो रहे थे तब आप, जो मैंने बताया था, करके भी बताया था ना कि थूक निकलो, और जीभ किसको टच कर रही है? हार्ड पैलेट को, है ना? तो जीभ का काम है ओरल कैविटी को ब्लॉक करना। कोई भी बच्चे इस तरह की मानसिकता नहीं बनाए जैसा कि तुम्हारे हॉस्टल के सीनियर फीनियर बोलते रहते हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो काम चल जाएगा। तुम जो बनने वाले हो ना, वो बन के सामने खड़ा हो डॉक्टर, और इन्हीं बेंचेस से निकला हो। तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि तुम्हें कहाँ से पढ़ना है। गेटिंग और नॉट? इसलिए उन बाबाओं के चक्कर में मत फंसना जो इतने इतने साल से बैठे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, बस हॉस्टल में बैठे। अरे ऐसा और नो, मॉड्यूल छूटना नहीं चाहिए। एनसीईआरटी छूटे तो छूटे, मैं प्रूव भी कर दूंगा इस बात को। अरे ऐसा और नो, मॉड्यूल छूटना नहीं चाहिए। सारी चीजें कवर कराऊंगा मैं एनसीईआरटी की भी। कहाँ पे बेटे? पैलेंटाइन यूके, यूके। और डायरेक्ट फेयर किया करो। कुछ बच्चे मैंने देखा रफ कॉपी में नोट कर रहे हैं, ये क्या खेल पाल चल रहा है? इतना समय है क्या हमारे पास? रफ फिर फेयर, ये सब स्पून फीडिंग से निकलो बेटे, एक बार में फेयर करो। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये सब खेल पाल छोड़ो, ये छोटी क्लास की हरकतें छोड़ो, तुरंत फेयर करो उसे। और 2 कलर के पेन यूज करो, बस सफिशिएंट है। ज्यादा मेहंदी डिजाइन नहीं निकालो। एक पेज पे ज्यादा से ज्यादा 2 फोटो होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो घर जाके जब आप मॉड्यूल से पढ़ेंगे तो उसका डाटा भी आपको इसमें इंक्लूड करना है। रोज का काम रोज करना है। इसी चीज को पक्का करवाने के लिए मैं अपनी हर क्लास के अंत में 3 बार नारा लगवाता हूँ, रोज का काम रोज, रोज का काम रोज, रोज का काम रोज। मैं बोलता हूँ रोज का काम, और तुम्हें बोलना होता है बस रोज। अरे सर नो, नेता बनने के लिए नहीं लगा रहे नारा, इस चीज को पक्का करने के लिए कि रोज का काम रोज ही की ऑफ सक्सेस है। के बाद समझना है, छोटा सा मंत्र है, लेकिन यही मंत्र तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। हाइपोग्लोसल नहीं, हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स सबसे नीचे वाला हिस्सा है ना। तो समझ आया आज की क्लास? क्लियर हुई चीजें? धीरे धीरे क्लासेस कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, इसलिए मैं बार बार तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे फॉलो करो, नियमों को मेरे फॉलो करो। सिर्फ रोज का काम रोज, और कुछ भी नहीं। बाकी मेरी गारंटी है, तुम देख लेना तुम्हारी जूलॉजी से आने वाले कितने % क्वेश्चन मैंने करवा दिए, तुम लास्ट में चेक करना। एनिमल टिश्यू क्या, डिजीज क्या, तुम देखना
कितने ही टॉपिक्स के क्वेश्चन में कवर करवा दूंगा तुम्हें। तो इसलिए बस मुझे एग्जैक्टली फॉलो करना, और बहुत कम समय लगेगा तुम्हें अंत में रिवीजन करने में, बहुत कम समय फिजियोलॉजी में, बहुत कम समय। जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं या फिर जिनके जो भाई बंधु मेरे से पढ़े हैं तो उनसे पूछ सकते हैं कि एमडी सर कैसे पढ़ाते हैं। सारी पैसिव स्टडी, सारी क्वेश्चन से जो स्टडी होती है ना वो अपन कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक, इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं, मेरे पे छोड़ दो। चलिए नारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा रोज का काम और तुम्हें बोलना है रोज। जो बैच नारा अच्छे से लगाता है एनडी उसे अच्छे से पढ़ाता है। अच्छे से पढ़ाना मतलब सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, सारे कंसेप्ट कवर कराऊंगा, और मेरे टॉपिक से जो टॉपिक लिंक करते हैं उनके क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। अरे यस और नो? बहुत ही बुलंद आवाज में जोश और जोर के साथ नारा लगाएंगे। क्या आप तैयार हैं? रोज का काम, रोज का काम, रोज का काम। थैंक यू क्लास।